अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम लोग CS 101 फाइनल टर्म के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड MCQs हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हमारे पास मोर देन 50+ MCQs जो वो शेयर किए गए हैं, जो कि 100% वेरीफाइड है, प्रॉपर रिसर्च की गई है और तभी यहाँ पर उनको लिखा गया है। तो इन 50 MCQs को आपने लाजमी कवर करना है और उसके बाद बाकी MCQs भी इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड CS 101 से रिलेटेड भी अपलोड किए जाएंगे। तो फ़िलहाल फाइनल टर्म में हमारे पास काफ़ी वक्त पड़ा हुआ है, तो अभी मिड टर्म ही फिनिश हुए हैं, तब इस दरमियान हमारे पास काफ़ी टाइम है और ये वीडियो पहले से ही अपलोड की जा रही है, तो आप इसको देख सकते हैं। और बाकी वीडियोस अगर आपको इससे रिलेटेड देखनी है तो नीचे कमेंट में आपने बता देना है। और हो सकता है अगर फॉर एग्जांपल गलती से कोई MCQ गलत आ चुका है यहाँ पर, तो आपने उसका कमेंट में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देनी है, तो वो नीचे कमेंट में पिन कर दिया जाएगा। अदरवाइज़ तकरीबन सारे के सारे MCQs जो वो वेरीफाई किए गए हैं, तो सारे के सारे तकरीबन करेक्ट ही हैं। लेकिन अगर फिर भी थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, 1-2 MCQs अगर गलत आ भी जाते हैं, तो वो आपने नीचे मेंशन कर देने हैं। वैसे इंशाल्लाह इस तरह होगा नहीं, क्योंकि काफ़ी रिसर्च की गई है तभी यहाँ पर ये लिखे गए हैं। तो सबसे पहले MCQ हमारे पास है, होमियंस आर बेटर देन कंप्यूटर्स एट। तो होमियंस हमारे में किस चीज़, होमियंस आर बेटर देन कंप्यूटर्स एट, तो होमियंस जो है हमारे पास वो बेटर है किस चीज़ में, कंप्यूटर से। तो यहाँ पर हमारे पास जितने भी ऑप्शन हैं उनमें से यहाँ पर कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें होमियन बेटर हो कंप्यूटर से। तो हमारे पास ऑप्शन जो है नन ऑफ द गिवन ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे, कोई भी ऑप्शन यहाँ पर मौजूद नहीं है जिसमें होमियंस बेटर हो कंप्यूटर से। नेक्स्ट MCQ हमारे पास एक क्रेवन वॉज फर्स्ट कमर्शियल डैश कंप्यूटर। तो क्रेवन हमारे पास पहला कमर्शियल क्या कंप्यूटर था, यानी कंप्यूटर के कौन सी टाइप थी हमारे पास, तो ये सुपर कंप्यूटर था क्रेवन, जो कि एक फर्स्ट कमर्शियल सुपर कंप्यूटर था। कौन सा, क्रेवन। नेक्स्ट हमारे से पूछा जा रहा है कि भाई URL इज़ एन डैश। तो URL हमारे पास क्या होता है, तो URL हमारे पास एड्रेस होता है। जो भी आप कोई वेबसाइट विजिट करते हो तो वो हमारे पास एक URL कहलाता है, और URL एक एड्रेस होता है किसी स्पेसिफिक जगह पर जाने के लिए, यानी किसी भी वेबसाइट पर जाने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड। तो हमारे पास जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको हम इंटरप्राइज सर्वर्स भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर इंटरप्राइज सर्वर्स है। नेक्स्ट MCQ नंबर 5 है हमारे पास, इसमें क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैटेगरी ऑफ मोबाइल कंप्यूटर्स। तो हमारे पास इनमें से कौन सी चीज़, कौन सी कैटेगरी है जो कि हमारे पास मोबाइल की कैटेगरी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैटेगरी ऑफ मोबाइल कंप्यूटर्स। तो मोबाइल कंप्यूटर्स की कौन सी कैटेगरी नहीं है, तो डेस्कटॉप हमारे पास कैटेगरी नहीं है, डेस्कटॉप इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास MCQ प्रिलिमिनरी एक्सप्लोरेशन ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस टेक्नोलॉजीज़ सप्लायर्स इस कॉल्ड। तो ये हमारे पास बाकायदा डेफिनेशन है किस चीज़ की, फिजिबिलिटी की। तो इसको आपने एज इट इज़ याद रख लेना है, और बाकियों की डेफिनेशंस भी आपको पता होनी चाहिए। इनके भी MCQs आपके साथ पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन यही होंगे, बस डेफिनेशंस चेंज कर देंगे और उसी से रिलेटेड आपने करेक्ट आंसर पर क्लिक कर देना है। फिलहाल यहाँ पर 2 डेफिनेशंस लिखी हुई है, किस चीज़ की है, फिजिबिलिटी की है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर B होगा। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट MCQ है MCQ नंबर 7, जिसमें पूछा जा रहा है कि डैश गिव अस द एबिलिटी टू मैनिपुलेट डेटा थ्रू रेफरेंस इंस्टेड ऑफ एक्चुअल वैल्यू। तो हमारे पास कौन सी चीज़ जो है हमें एबिलिटी देती है ताकि हम डेटा को मैनिपुलेट कर सकें किसी भी रेफरेंस के साथ, बजाय इंस्टेड ऑफ एक्चुअल वैल्यू, यानी एक्चुअल वैल्यू के बजाय हम रेफरेंस के थ्रू करें डेटा को मैनिपुलेट। तो वो कौन सी चीज़ हमें ये एबिलिटी देती है, तो वो हमारे पास कहलाते हैं वेरिएबल्स, और वेरिएबल इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक कोड की लाइन दी हुई है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिटन इन जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास एक स्टेटमेंट है जिसको हमने कंसिडर किया कि ये लिखी हुई है। तो ये स्ट्रिंग है, हेलो प्लस वर्ल्ड लिखा हुआ है। तो हमारे पास पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ STR। तो STR की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, तो हेलो को जब हम प्लस करते हैं वर्ल्ड के अंदर तो हमारे पास ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, जैसे 2 + 2 4 हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर A हेलो वर्ल्ड एक साथ आ जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है ए टूल दैट हेल्प यू टू फाइंड द सेनोम्स इज कॉल्ड। तो हमारे पास वो कौन सा टूल होता है जो कि हमें हेल्प करता है ताकि हम फाइंड आउट कर सकें सेनोम्स को, वो क्या कहलाते हैं हमारे पास, थीजोर्स। पता नहीं क्या लिखा हुआ है, थीजोर्स, ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है, थीजोर्स। तो इस पर आपने क्लिक कर देना है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है कमर्शियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज़ अ डैश। तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हमारे पास क्या है, जो गवर्न करती है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर ए नेटवर्क। तो हमारे पास सेट ऑफ रूल्स है, तो ये बाकायदा स्टेटमेंट उठाई गई है हैंड आउट से, तो इसको आपने एज इट इज़ रट लेना है। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या है, हमारे पास एक सेट ऑफ रूल है जो कि गवर्न करती है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को ओवर अ नेटवर्क। नेक्स्ट MCQ नंबर 11 है हमारे पास, इफ़ अ कंप्यूटर कुड पास द ट्यूरिंग टेस्ट देन इट वुड एबल टू। तो अगर हमारे पास कंप्यूटर पास कर लेता है ट्यूरिंग टेस्ट को, तो उसका मतलब है वो किस चीज़ के काबिल होगा, वो इंसानों की तरह सोचने के काबिल होगा, यानी थिंक लाइक ह्यूमन बींग्स। अदरवाइज़ कंप्यूटर इंसानों की तरह सोच नहीं सकता, लेकिन अगर वो ट्यूरिंग टेस्ट पास कर ले तो तभी वो इंसानों की तरह कंप्यूटर भी सोच पाएगा।
नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द फर्स्ट वेब ब्राउज़र विद द GUI वॉज जनरली अवेलेबल इन। हमारे पास जो पहला वेब ब्राउज़र था विद द GUI वॉज जनरली अवेलेबल इन, तो वो किस सन में हमारे पास अवेलेबल था? तो वो हमारे पास 1993 में अवेलेबल था। कौन अवेलेबल था? जो फर्स्ट वेब ब्राउज़र है विद द GUI, तो हमारे पास 1993 में अवेलेबल था। आगे हमारे पास एमसीक्यू नंबर 13 आ चुका है। वेब इज़ अ यूनिक इन्वेंशन बाय ह्यूमन्स। तो वेब हमारे पास एक यूनिक इन्वेंशन है जो कि इंसानों ने की इन टर्म्स दैट इज़ तो हमारे पास एक्सेसिबल टू ऑल ह्यूमन्स। तो वेब हमारे पास एक यूनिक इन्वेंशन थी जो कि एक्सेसिबल है तमाम ह्यूमन्स के पास। आगे हमारे पास एक कॉमन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन दिस URL, बाकायदा URL लिखा गया वेबसाइट का, डैश आइडेंटिफाइज द डोमेन नेम। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इस URL के अंदर हमारे पास डोमेन नेम कौन सा है, यानी डोमेन नेम आपने आइडेंटिफाई करके बताना है। तो याद रहे डोमेन नेम क्या होता है? वेबसाइट का नेम होता है। तो वेबसाइट का नेम यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है? तो याद रहे कि डोमेन नेम फाइंड आउट करने के लिए आपने सबसे पहले www और .com के बीच में जो चीज़ लिखी होती है वो हमारे पास डोमेन नेम कहलाता है। अब ये www कोई भी नाम हो सकता है, फ़र्ज़ करें यहाँ पे VUMSH लिख देता हूँ मैं, .com की जगह .net भी आ सकता है, कोई भी चीज़ आ सकती है, लेकिन जो इन दोनों के बीच में चीज़ आएगी जहाँ पे जैसे MSN लिखा हुआ है तो ये हमारे पास डोमेन नेम कहलाता है। जैसे www.google.com है तो बीच में जो गूगल आ रहा है ये हमारे पास डोमेन नेम हो गया। इसी तरह youtube.com, www.youtube.com, तो यूट्यूब बीच में आ रहा है तो ये डोमेन नेम कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है डैश इज सिंपली अ फास्ट पोर्ट दैट लेट्स यू कनेक्ट कंप्यूटर पेरिफेरल्स एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स टू योर कंप्यूटर विदाउट रीस्टार्ट। तो क्या हमारे पास है? फायरवायर, जो कि हमारे पास सिंपली फास्ट पोर्ट है जो कि हमारे पास कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर पेरिफेरल्स को और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स को कंप्यूटर के साथ बगैर रिस्टार्ट हुए, तो वो क्या कहलाते हैं? फायरवायर कहलाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट सपोर्टेड बाय PC पावर सप्लाई। तो हमारे पास कौन सी चीज़ें यहाँ पर जो गिवन है जो कि सपोर्ट नहीं करता बाय PC पावर सप्लाई? तो वो हमारे पास है -10 टू +10 VDC। नेक्स्ट हमारे पास है इन विच केस कैशे मेमोरी इज़ यूज। तो कैशे मेमोरी हमारे पास कौन से केस में यूज़ होती है? तो हमारे पास इनमें से जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर C, टू ओवरकम स्पीड रेट बिटवीन रैम एंड CPU। तो कैशे मेमोरी कब यूज़ होगी हमारे पास? ताकि हम ओवरकम कर सके स्पीड रेट को किसके दरमियान? रैम और CPU के दरमियान। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 18 है हमारे पास, टू डिस्प्ले अ सिंगल लाइन टेक्स्ट एरिया ऑन द वेब पेज वी यूज़ डैश टैग। तो अगर हमने डिस्प्ले करना है सिंगल लाइन टेक्स्ट को तो हम क्या करेंगे? ऑन द वेब पेज वी यूज़ डैश टैग। यानी यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर हमने सिंगल लाइन टेक्स्ट जो है वो उसको लेना है यानी वेब पे शो करना है, जैसे कोई फॉर्म हो गया उसमें नेम पूछा जा रहा है तो सिंगल लाइन टैग हो गया, वी यूज़ डैश टैग। तो उसके लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं? तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इनपुट का टैग यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें उसके अंदर इन्फॉर्मेशन इंटर करवानी है किसी और यूज़र से। तो इनपुट इस यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आएगा, तो इनपुट टैग होगा वो। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 19 है हमारे पास, इफ़ एन एल्गोरिथम इज टेक्निकली करेक्ट बट सेमेंटिकली इनकरेक्ट देन द सिचुएशन इज़। तो हमारे पास अगर एल्गोरिथम सिंटैक्टिकली करेक्ट हो बट सेमेंटिकली जो है वो इनकरेक्ट हो, तो ऐसी सिचुएशन हमारे पास कौन सी सिचुएशन कहलाती है? एक डेंजरस सिचुएशन कहलाएगी। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 20 है, यूज़र कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर यूजिंग अ कंसिस्टेंट यूज़र इंटरफेस प्रोवाइडेड बाय द OS। तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट पूछी जा रही है और इसका हमारे पास ऑप्शन दिए हुए कि भाई ये एक ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ये हमारे पास एक ट्रू स्टेटमेंट है, तो ट्रू पर आपने क्लिक कर देना है। नेक्स्ट अगेन हमारे पास एक ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट पूछी जा रही है कि एप्लीकेशन डेवलपर्स डू नॉट नीड टू नो मच अबाउट द HW स्पेशली इन द माइक्रो प्रोसेसर वाइल दे आर डेवलपिंग देयर एप्लीकेशन। तो अगेन ये स्टेटमेंट दी गई है और ये हमारे पास एक ट्रू स्टेटमेंट है, इसको एज इट इज़ आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है द फर्स्ट स्प्रेडशीट प्रोग्राम वाज इन्वेंटेड बाय। तो सबसे पहले जो स्प्रेडशीट हमारे पास प्रोग्राम था वो इन्वेंट किसने किया था, उसका नाम पूछा जा रहा है। तो वो हमारे पास थे डैन ब्रैकलिन, हमारे पास इसका नाम है बंदे का जिसने फर्स्ट स्प्रेडशीट प्रोग्राम जो है वो इन्वेंट किया था यानी ईजाद किया था, बनाया था। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, विच रिप्रेजेंटेशन टेक्निक ऑफ एल्गोरिथम इज़ मोर सुटेबल फॉर डेवलपर्स टू मेक एक्चुअल कोड। हमारे पास कौन सी रिप्रेजेंटेशन टेक्निक है ऑफ एल्गोरिथम जो कि हमारे पास ज़्यादा सूटेबल है डेवलपर के लिए ताकि वो एक्चुअल कोड कर सके। तो वो हमारे पास कौन सा कोड होता है? सूडो कोड होता है, इसको आपने एज इट इज़ दिमाग में बिठा लेना है। एमसीक्यू नंबर 24 है, डैश इज़ यूज टू टर्मिनेट ऑल जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट। अगर हमने किसी भी जावास्क्रिप्ट की स्टेटमेंट को टर्मिनेट करना हो तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? सेमीकोलन यूज़ करते हैं, ये आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 25, इन जावास्क्रिप्ट कुकीज़ कैन बी क्रिएटेड फॉर फर्दर यूज़। तो जावास्क्रिप्ट अगर हम इन जावास्क्रिप्ट कुकीज़ कैन बी क्रिएटेड, जावास्क्रिप्ट के अंदर हम कुकीज़ क्रिएट कर सकते हैं ताकि हम उसको फॉर फर्दर यूज़ ईजीली यानी बाकी यूज़ के लिए हम उसको ईजिली यूज़ कर सकें। तो इसका आंसर ईजिली आएगा और ये कॉमन सेंस के सवाल है, इसमें ज़्यादा डिटेल में आपने नहीं जाना। तो ईजिली इसका करेक्ट आंसर है, यहाँ पर आपने ईजिली लिख देना है।
नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 26 है, व्हेन द माइक्रो प्रोसेसर डिज़ायर्स टू लुक एट अ पीस ऑफ डेटा इट चेक्स इन द डैश फर्स्ट। अगर हमारे पास जो माइक्रो प्रोसेसर है, व्हेन द माइक्रो प्रोसेसर डिज़ायर्स टू लुक एट अ पीस ऑफ डेटा, जब हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर जो है वो ख्वाहिश करता है यानी डिज़ायर करता है ताकि वो किसी पीस ऑफ डेटा को देखे, तो वो क्या करता है, डिज़ायर टू लुक एट अ पीस ऑफ डेटा इट चेक्स इन द डैश फर्स्ट। तो जब उसकी डिज़ायर होती है माइक्रो प्रोसेसर की, अगर डेटा पे किसी स्पेसिफिक पीस ऑफ डेटा अगर उसने नज़र रखनी है या देखना है, तो उसके लिए सबसे पहले वो कहाँ पे चेक करता है, इट चेक्स इन द डैश फर्स्ट। तो सबसे पहले वो कैशे में जाकर चेक करता है। तो यहाँ तक हमारे पास जो है वो आधे MCQs हो चुके हैं। इस वीडियो के अंदर 52 MCQs जो है वो शेयर किए गए हैं, तो हाफ MCQs यहाँ पर कवर हो चुके हैं और 10 मिनट की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है। अब मज़ीद जो रहते हैं MCQs उनको भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि टाइम हमारे पास जो है वो कम वीडियो हमारे पास कम टाइम की बने, ताकि आप बाकी जो वीडियोज़ भी अपलोड होंगी उनको भी देख सकें और मज़ीद MCQs जो है उनको प्रिपेयर कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास है, यूजिंग जावास्क्रिप्ट यू कैन राइट अ कैरेक्टर एट रैंडम लोकेशन ऑन स्क्रीन। तो हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए हम जो है किसी भी कैरेक्टर को राइट कर सकते हैं एट रैंडम लोकेशन, किसी भी रैंडम लोकेशन पे स्क्रीन पे। तो हमारे पास यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसी से रिलेटेड आपने देख लेना है और उसके बाद आपने इस स्टेटमेंट के थ्रू उसमें से करेक्ट आंसर को उसके साथ मैच करके टिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या होगा, देयर इज़ नो बिल्ट इन अप्रोच इन जावास्क्रिप्ट। तो इसके लिए हमारे पास कोई भी बिल्ट इन अप्रोच नहीं है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। इफ़ इनकरेक्टली वी इंटर द नेगेटिव एज इट इज़ चेक बाय। तो अगर हम जो है इनकरेक्टली इंटर कर दें नेगेटिव एज को, तो वो हमारे पास किस चीज़ के थ्रू चेक होगा, वो हमारे पास लिमिट इंटीग्रिटी के थ्रू चेक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है द इंक्रिप्शन ऑफ डेटा इज रिलेटेड टू। तो इंक्रिप्शन ऑफ डेटा हमारे पास किस चीज़ से रिलेटेड है, डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट MCQ, इसको आपने एज इट इज़ याद रख लेना है कि इंक्रिप्शन ऑफ डेटा किससे रिलेट करता है, डेटा सिक्योरिटी से। अब हमारे पास प्रोटोकॉल आ चुका है, विच प्रोटोकॉल इज़ यूज टू ट्रांसफ़र अ फाइल ओवर द नेटवर्क। हमारे पास वो कौन सा प्रोटोकॉल है वो यूज़ होता है ताकि हम फाइल को ट्रांसफ़र कर सकें ओवर द नेटवर्क। तो हमारे पास कहलाता है FTP, और इन तमाम के आपको फुल फॉर्म भी पता होने चाहिए कि FTP की फुल फॉर्म क्या है, UDP की क्या है, TCP की क्या है, OSI की क्या है। तो बुक के अंदर आपके पास हैंडआउट्स के अंदर जितने भी हमारे पास शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं उनके आपने फुल फॉर्म याद कर लेने। 2 से 3 MCQs आपके इन्हीं फुल फॉर्म पूछे जाते हैं इनमें से। नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं, वन कैन सेंड एन ईमेल मैसेज टू अ रिमोट कंप्यूटर यूजिंग डैश प्रोटोकॉल। तो हमारे पास कोई भी जो है अगर ईमेल सेंड करना चाहते हैं, ईमेल मैसेज टू अ रिमोट कंप्यूटर पे, तो वो कौन से प्रोटोकॉल को यूज़ करेगा, यूजिंग SMTP प्रोटोकॉल। तो SMTP प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं वो ईमेल सेंड कर सकते हैं रिमोट कंप्यूटर पे। नेक्स्ट MCQ नंबर 34 है, इन अ सिस्टम हैविंग मैनी पार्ट्स टू बी डिज़ाइन वन शुड ऑलवेज डू द डैश फर्स्ट। अगर हमारे पास एक सिस्टम है उसके मुख्तलिफ पार्ट्स को हमने डिज़ाइन करना है, तो सबसे पहले हमें कौन से पार्ट को सबसे पहले डिज़ाइन करना चाहिए, तो सिंपल पार्ट जो होगा सबसे पहले हमें उसको डिज़ाइन करना चाहिए। सिंपल पार्ट हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, फ्लो कंट्रोल कंस्ट्रक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट इंक्लूड। तो फ्लो कंट्रोल कंस्ट्रक्ट जो करते हैं हम जावास्क्रिप्ट के अंदर वो इंक्लूड करता है, तो ये तमाम के तमाम ऑप्शन इंक्लूड होते हैं, इफ एल्स, लूप्स एंड इफ एल्स, स्विच एंड इफ एल्स। तो ये ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट MCQ नंबर 36 हमारे पास आ चुका है, जो कि हमारे पास है, डैश प्रोवाइड अ सिंपल कंसिस्टेंट वे फॉर एप्लीकेशन टू इंटरेक्ट विद द HW विदाउट हैविंग टू नो ऑल द डिटेल्स ऑफ द HW। तो कौन सा हमारे पास सिंपल प्रोवाइड करता है, कंसिस्टेंट वे है एप्लीकेशन के लिए इंटरेक्ट करना HW के साथ, तो वो हमारे पास होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर C। मशीन लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड। तो मशीन लैंग्वेज को हम जो है वो बाइनरी लैंग्वेज भी कह सकते हैं, तो मशीन लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड बाइनरी लैंग्वेज। डैश इज़ द बेस्ट नोन बिल्डर फॉर सुपर कंप्यूटर्स। तो वो हमारे पास कौन से वेल नोन यानी बेस्ट नोन बिल्डर्स हैं जो कि सुपर कंप्यूटर के लिए जाने जाते हैं, वो हमारे पास है, क्रे रिसर्च इज़ द बेस्ट नोन बिल्डर फॉर सुपर कंप्यूटर। द वीकनेस ऑफ द कंप्यूटर आर। तो कंप्यूटर की वीकनेस क्या होती है हमारे पास, तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है वो सारे के सारे रॉन्ग है। करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास, स्पीड एंड स्टोरेज हमारे पास कंप्यूटर की वीकनेस है, यानी स्पीड मुख्तलिफ होती है हर एक कंप्यूटर की, स्टोरेज भी मुख्तलिफ होती है हमारे पास। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज़ अ डैश दैट गवर्न्स द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन ओवर अ नेटवर्क। तो हमारे पास कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या है, इज़ अ डैश दैट गवर्न्स। तो हमारे पास कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स है जो कि गवर्न करती है फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन को ओवर अ नेटवर्क। तो ये हमारे पास रिपीटेड MCQ है, इसको आपने इग्नोर कर देना, पहले हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट MCQ नंबर 41 है, डैश टीम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस, एक्सपेंशन, इम्प्रूवमेंट्स ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ पर स्टेशन, नेटवर्किंग इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। तो ये बाकायदा डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर, तो ये हमारे पास सपोर्ट टीम की डेफिनेशन है, इसको आप एज इट इज़ याद रख लेना है। और बाकी जो मैनेजमेंट है, एश्योरेंस है, डेवलपर है, इनकी डेफिनेशन भी आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है, वो कौन सी टीम होती है जो कि कंसिस्ट करते हैं ऑन द शार्पेस्ट टेक्निकल माइंड्स इन द कंपनी। तो शार्पेस्ट टेक्निकल माइंड्स
कंपनी के अंदर वो कौन सी टीम होती है हमारे पास, आर्किटेक्चर की टीम होती है। इसका करेक्ट आंसर आर्किटेक्चर आ जाएगा। नेक्स्ट MCQ नंबर 43 है हमारे पास, डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे ऑपरेशन। तो डे टू डे ऑपरेशन के लिए हमारे पास कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, COO हमारे पास इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो COO इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट MCQ नंबर 44 है, वन ऑफ द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द डैश इज क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो वन ऑफ द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन सी होती है, ऑफ द डैश इज क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर इज क्लाइंट रिलेशन मैनेजमेंट। तो प्रोजेक्ट मैनेजर इसका करेक्ट आंसर है, इसको आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, विच इज़ द मेजर प्रॉब्लम विथ फ्लैश बेस्ड वेबसाइट। तो फ्लैश बेस्ड वेबसाइट के साथ हमारे पास जो मेजर प्रॉब्लम होती है वो कौन सी होती है। तो इसके हमारे पास एक आंसर नहीं होगा, इसके हमारे पास दो आंसर होंगे। तो पेपर में आपके पास अगर इस तरह का MCQ आता है तो वहाँ पर बोथ का ऑप्शन भी दिया होगा, कैन नॉट बी इंडेक्स और इनएक्सेसिबल, ये दोनों इसके करेक्ट आंसर है हमारे पास, इसको आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इवेंट हैंडलर फॉर इमेज ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो इज़ नॉट एन इवेंट हैंडलर, वो इवेंट हैंडलर नहीं है किस चीज़ के लिए, इमेज ऑब्जेक्ट के लिए। तो हमारे पास कहलाता है ओन यूज़र, जो कि हमारे पास नहीं है इनमें से एक इवेंट हैंडलर इमेज ऑब्जेक्ट के लिए। MCQ नंबर 47, द ऑर्गेनाइजेशंस आर लर्निंग दैट बिजनेसेस कैन बी डन इन अ मोर इफेक्टिव मैनर्स, इट एम्फेसिसेस इट्स प्लेस्ड अपॉन डैश। ये अगेन हमारे पास डेफिनेशंस जहाँ पर भी आ रही है वो आपको एज इट इज समझ नहीं आनी, उसको आपने रटना होगा। तो हैंडआउट्स के अंदर जितनी भी डेफिनेशंस है उनको पहली फुर्सत में रट लो, और जितने भी शॉर्ट फॉर्म है उनकी फुल फॉर्म याद रख लेनी है आपने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो कोऑपरेशन भी आएगा, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी, नेटवर्किंग भी आएगी। तो ऑर्गेनाइजेशन आर लर्निंग दैट बिजनेसेस कैन बी डन इन अ मोर इफेक्टिव मैनर इफ बिजनेसेस इन प्लेस्ड अपॉन, ये तमाम के तमाम ऑप्शन आ जाएंगे। तो और उसके बाद दूसरी जो चीज़ है, आपने टाइप्स वगैरह याद रखने हैं। अगर टाइप्स की डेफिनेशन नहीं भी याद करते, कम से कम उनके नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि शॉर्ट के अंदर आपसे ज़्यादातर नाम ही पूछे जाते हैं कि भाई इसकी 3 टाइप्स के नाम बताओ, ये बताओ, वो बताओ। तो नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 48 है, विच इज़ नॉट अ की फैक्टर वाइल डिज़ाइनिंग अ वेबसाइट। तो हमारे पास जो मेन की फैक्टर है इनमें से वो कौन सा नहीं होता जब हम वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे होते हैं। तो कम्प्लेक्सिटी हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि की फैक्टर नहीं होता वेबसाइट की डिज़ाइनिंग के दौरान। नेक्स्ट हमारे पास है डैश % ऑफ द यूज़र हैव लेफ्ट वेबसाइट इन फ्रस्ट्रेशन ड्यू टू पुअर नेविगेशन। तो पुअर नेविगेशन की वजह से जो हमारे पास जो यूज़र होते हैं जो कि वेबसाइट को लेफ्ट कर देते हैं, यानी छोड़ देते हैं, बैक कर देते हैं फ्रस्ट्रेशन की वजह से, जो कि पुअर नेविगेशन होती है, वो कितने % यूज़र इस तरह की हरकतें करते हैं। तो पुअर नेविगेशन का मतलब है आप वेबसाइट को जो है वो समझ नहीं आ रही, कौन सा ऑप्शन कहाँ पे लिखा हुआ है, क्या चीज़ कहाँ पे है, और आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो वो पुअर नेविगेशन कहलाती है, जिसकी वजह से यूज़र फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वो वेबसाइट को बैक कर देता है, क्लोज़ कर देता है, या कुछ भी कर देता है, वेबसाइट को लीव ही कर देता है। तो इससे जिसकी वेबसाइट होगी उसको नुकसान होगा। तो हमारे पास वो परसेंटेज पूछी जा रही है जिसकी वजह से जो यूज़र्स हैं वेबसाइट को लेफ्ट कर देते हैं, वो कितने % ऑफ यूज़र होते हैं। तो 100 में से 40% ऑफ यूज़र जो है वो बुरे नेविगेशन की वजह से फ्रस्ट्रेट कर जाते हैं, उनको गुस्सा आ जाते हैं, भाई ये वेबसाइट कैसी बनी हुई है, ऊपर पता ही समझ ही नहीं आ रहा, ऑप्शन कहाँ पे लिखा हुआ है, असाइनमेंट में जाना चाह रहा हूँ तो क्विज़ कहाँ पे पढ़े हुए हैं, GDB कहाँ पे लिखी हुई है। तो वेबसाइट अगर अच्छी नहीं बनी होगी तो हमारे पास इस पूरे नेविगेशन की वजह से कितने यूज़र भाग जाते हैं वेबसाइट को छोड़ के, तो 40% इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है इन जावास्क्रिप्ट अ वेरिएबल डिक्लेरेशन इज। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है वो क्या है, हमारे पास ऑप्शनल है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शनल आ जाएगा। अ प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर रिसीविंग ईमेल मैसेजेस इज कॉल्ड। हमारे पास जो प्रोटोकॉल है जो यूज़ करते हैं हम ईमेल को रिसीव करने के लिए, वो हमारे पास ईमेल मैसेजेस को रिसीव करने के लिए वो क्या कहलाता है, वो होता है हमारे पास POP3, जो कि इंपॉर्टेंट MCQ है, इसको आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है कि भाई 52 MCQs के अंदर इनमें से बताओ करेक्ट कौन सा है। तो एक यहाँ पर बाकायदा हमारे पास लिखा हुआ है कि ऑन अनलोड ऑन अनलोड ऑन अनलोड, तो तीनों सेम है, बस इसके अंदर मेन चीज़ है कि इसको करेक्ट किस तरह से लिखा गया है। तो ऑन हमारे पास शुरू में तमाम में स्मॉल आ रहा है, उसके बाद U कैपिटल आ रहा है, N हमारे पास ऊपर स्मॉल आ रहा है, नीचे भी स्मॉल आ रहा है, और इसके नीचे कैपिटल आ रहा है। ऊपर हमारे पास L स्मॉल में है, नीचे फिर कैपिटल में, फिर बाकी वर्ड्स भी ऑप्शन नंबर C के अंदर कैपिटल में। तो इसके अंदर आपने गौर से देखना है, इस तरह की चीज़ें भी आपसे पूछी जाती हैं, तो आपको करेक्ट जो है हमारे पास वो पता होना चाहिए। तो करेक्ट हमारे पास क्या है, ऑन अनलोड, ऑप्शन नंबर A हमारे पास इसका करेक्ट आंसर था। तो इस वीडियो के अंदर CS 101 की वीडियो के अंदर फाइनल टर्म की प्रिपरेशन से रिलेटेड हमने 52 के करीब MCQs जो है वो डिस्कस कर लिए हैं, और ये जो है इंपॉर्टेंट MCQs थे वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, और आंसर इनके करेक्ट है। अगर फिर भी हो सकता है गलती हो सकती है, अगर कोई MCQ यहाँ पर गलत लिखा हुआ है तो एक्सप्लेनेशन के साथ हैंडआउट्स के अंदर
अगर आपको इसका आंसर मिल रहा है कि भाई ये आपने गलत लिख दिया आंसर इसका हैंडआउट्स के अंदर, तो ये लिखा हुआ है, तो आपने एज इट इज़ वहाँ पे पेज नंबर मेंशन कर देना है। या फिर अगर आप गूगल से रिसर्च करते हो तो उस पेज का, उस पोस्ट का URL आपने नीचे चिपका देना है, ताकि मुझे पता चले और मैं उसको खुद वेरीफाई करके फिर वहाँ पर कमेंट में पिन कर दूँ, ताकि अगर कोई गलत भी हो जाता है, वैसे इंशाल्लाह नहीं होगा क्योंकि मैंने सारे को रिसर्च करके लिखा हुआ है, लेकिन अगर फिर भी गलत हो जाते हैं कोई MCQs तो आपने नीचे मुझे कमेंट के अंदर बता देना है, मैं उसको पिन करके वहाँ पर कमेंट पिन कर दूंगा, ताकि बाकी जो न्यू यूज़र आएंगे, न्यू स्टूडेंट्स आएंगे, जब वो देखेंगे कमेंट तो उनको वो आंसर मिल जाएगा जो रॉन्ग होगा। तो इस तरह से आपके कम से कम चांसेस होंगे गलत MCQs याद करने के। वैसे इसके अंदर तकरीबन करेक्ट आंसर लिखे गए हैं, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, इसको आप एज इट इज़ भरोसा कर सकते हो। ये उन स्टूडेंट के लिए जो आखिरी दिन इस वीडियो को देखेंगे। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, और बाकी इसी तरह मजीद वीडियोस भी अपलोड होती जाएंगी। फिजिक्स 101 की भी मैंने अपलोड कर दी, CS 101 की भी अपलोड हो चुकी है अभी, और इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मैं अपलोड करता जाऊंगा। अभी फाइनल टर्म में हमारे पास काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है, ये स्प्रिंग 2023 के लिए इस दफ़ा, और यही वीडियो जो है आप चला सकते हो क्योंकि कोर्स तो सेम ही है। तो पिछले साल की वीडियो या नए साल की वीडियो, बस कोशिश ये करनी है आपने ज़्यादा से ज़्यादा सही MCQs आपने करने हैं। गलत MCQs याद करोगे तो पेपर में नंबर तो नहीं मिलने, फिर बाद में आपने क्या बोलना है, VU वालों ने नंबर नहीं दिए। जब आप गलत आंसर याद करके जाओगे वहाँ पे लिखोगे तो नंबर आपको लगेगा आपने सही किया है, लेकिन वहाँ पर सही ऑप्शन आपने अपने मर्ज़ी से लिखा, लेकिन वो सही ऑप्शन नहीं होता। अगली वीडियो में मिलेंगे, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।